26 दिसंबर 1925 को भारत में एक पार्टी का उदय होता है और वो पार्टी धीरे धीरे भारत के विभिन्न कोनों में जा करके अपना गुल खिलाता है और उसके बाद उस पार्टी का जो जनादेश और उसका संदेश तमाम लोगों में फैलता है। उसके बाद वो पार्टी एक समय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी और पहचानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सीपीआई का, यानी कानपुर से सीपीआई का भारत में उदय होता है और धीरे धीरे पूरा देश में इसका विस्तार होता है। इस समय अगर बात करें 2024 में बात करें तो इस वक्त सीपीआई का 22 विधायक है और 4 सांसद है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि कल 26 दिसंबर है और पार्टी अपनी 100वीं जन शताब्दी मनाने जा रही है। ऐसे में इस वक्त रांची जिला का सीपीआई से वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पार्टी कल अपना 100वां साल पूरा करने जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, पूरे देश में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पार्टी कल 26 दिसंबर 2024 को 100वें वर्ष में प्रवेश करेगी और पार्टी लगातार 1925 से जो संघर्षों के बुनियाद पर लगातार हम अब तक काम करते आए हैं उन पर हम परिचर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में उसका गठन होता है और पूरे देश में जो भारत के आंदोलन की लड़ाई थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ताज्जुब होगा, उसमें मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, उन्होंने किया। तो मैं एक बात कर रहा था, 1925 में के बाद जो है हिंदुस्तान की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। उधर सोवियत रूस से में जब क्रांति आई तो पूरे देश में फैला था। उससे पहले पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके बाद पूरे देश में दुनिया का मजदूरों का लगातार बढ़ाव बढ़ रहा था। तो 1920 में भारत में एटक का गठन होता, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता। तो मजदूरों और किसानों का जो गठजोड़ था जो भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब भारत आजाद होता है उसके बाद आप देखें 1952 से लेके पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका में रही और हमेशा जो है कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में हम नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। 1962 के बाद कई चीजें हुई, जैसे हमने कहा कि पार्टी का योगदान है कि देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, कई चीज बिंदुओं पर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण की जो परिभाषा थी उस समय हम लोगों ने सरकार से कहा कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार को अगर राष्ट्रीयकरण नहीं करते हो तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ये सब देश में उपलब्धियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ऐसे कई मसले हैं जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने मुखरता से काम किया है और इस देश को एक आंदोलन के जरिए कई चीज देने का काम किया। हमको लगता है कि पहली बार चतुरानंद जब कृषि मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बने थे तो पूरे देश में किसानों के लिए कृषि बीमा योजना लागू किया था। तो कई चीजें हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा, यहाँ के गरीबों मजदूरों को जो आगे ले जाने में भूमिका रही, उस पर हम कल परिचर्चा करेंगे। और ये हमारा शताब्दी वर्ष चलेगा जो पूरे कल से शुरुआत होगी। पूरे झारखंड में हम 2025 तक 26 दिसंबर 2025 तक लगातार गांव-गांव जाके कम्युनिस्ट पार्टी की धारणाओं को, उनके जो क्रियाकलापों हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने क्या क्या इस देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट ने क्या क्या इस देश को दिए, जनता को बताने का काम करेंगे। इसलिए हमारा शताब्दी वर्ष है और हम लगातार संघर्षों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं, अपनी उपलब्धियों को भी लेके जाएंगे। अपना संघर्ष का जो हमने क्या क्या उपलब्धियां उनको भी जनता को बताने का काम करेंगे। इसलिए कल यहाँ पर धूमधाम से हर जिला मुख्यालय में, हर जिला में कल पार्टी में 100वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और रांची में हर साल की बात सभी लोग आते हैं और एक धूमधाम से कार्यक्रम होगा और पार्टी का स्थापना को आगे ले जाने का संकल्प लेंगे। किसान और मजदूर को जो संघर्ष रहा है सीपीआई ने हमेशा उठाने का काम किया। आपने देखा कि 1925 में 5 व्यक्ति ने मिल करके इस पार्टी का देश में, भारत में
वो दौर था जब उन्होंने शुरुआत किया, गठन किया, और ऐसे में उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो आवाज़ है, पूरा देश के कोने-कोने तक गूंजता है और ये पार्टी का विस्तार होता है। उस दौर का और इस दौर में क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है? लेकिन डिफरेंसेस कुछ नहीं है। आज भी इस देश में जिस तरह अंग्रेजों के उपनिवेशवाद में हम जी रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम जब आजादी की लड़ा रहे थे कि ऐसा राज्य की स्थापना हम करना चाहते थे कि यहाँ सबको समान अधिकार मिले। हम लोगों ने कहा था कि गोरे बनिए तो जाएंगे, तो यहाँ के देशी बनियों को जो लाने का प्रयोग किया था, हम क्या ऐसा समाज का गठन हो जिसमें सबको समानता हो, सब चीज को राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मतलब हर चीज में समानता का अधिकार मिले, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। कई चीजों हमने कहा मुखरता से जो समानता का अधिकार था और संवैधानिक मूल्यों की जो रक्षा करने की बात हो रही थी, हम उस पर लगातार काम कर रहे थे। आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है, हम 100 साल वर्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन इस देश में कई व्यापक घोटाले हुए, लेकिन एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर इस देश के या जो भी भ्रष्टाचारी सरकारें रही, एक उंगली उठाने में नहीं आज तक हुए काबिल की कम्युनिस्टों ने ये क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार किया है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिष्टाचार के खिलाफ, देश की तरक्की में लगातार लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ के मजदूरों का, किसानों का, आम आवाम का शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उनको अधिक से अधिक अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। अभी भी आपने देखा होगा, जब से 2014 से केंद्र सरकार में मोदी की सरकार आई है, तो देखिए पहला इस देश का गौरव होने की बात करके रांची में जैसी ऑर्डिनेंस लाया था उन्होंने कि जमीनों को हम लेंगे, जमीन पर हम बिना पूछे कब्जा कर लेंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी किसी कार्यालय से हमने शुरुआत की थी और झारखंड में 4 मई 2015 को जो ऐतिहासिक बंद हुई थी, उस नोटिफिकेशन को सरकार को वापस लेना पड़ा था। हम लगातार केंद्र सरकार का खिलाफ आंदोलन चले। अभी भी आप देख रहे हैं जो किसानों ने 3 कृषि काले कानून की बात करते हैं, एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? पूरे क्षेत्र में लड़के कम्युनिस्ट पार्टी मुखरता से उसकी आवाज उठ रही। आज जिस तरह से केंद्र सरकार मजदूरों का जो कानून है, 3 का कानून है, मजदूर लेबर कोड को जो बदलने का काम करके आपको स्ट्राइक का राइट नहीं देने का, 8 घंटे आराम, 8 घंटे जो हम 8 घंटे ड्यूटी की बात करते थे, अभी प्राइवेट कंपनी ने सभी जगह 12 घंटा 14 घंटा, इन केस का सरकार जो यहाँ के मजदूरों पर शोषण कर रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग कंपनियों को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, कम मजदूरी देना चाहता है, ये कहीं ना कहीं हम देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश में मजदूरों का शासन और किसानों का शासन होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट घरानों का शासन होना चाहिए। हमें अडानी अंबानी की सरकार नहीं चाहिए। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी के सारे पे आप देश चलाना बंद करें। ये किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और जो सबसे बड़ा जीडीपी बताता, सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो कृषि का क्षेत्र है। उस पे किसानों पर सरकार सब्सिडी देने का काम करे, किसानों को मासिक पेंशन देने का काम करे। हमने मांग किया है कि 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, केंद्र की सरकार उनको 10,000 रुपया मासिक पेंशन दे। जो हमारे देश के किसानों की जो सम्मान मिलना चाहिए, मजदूरों और किसानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलता है। तो एक किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश को खिलाता है, उसका अगर अपमान आप करते हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करे। कम्युनिस्ट पार्टी उनकी आवाज उठाती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। अगर केंद्र की सरकार कहती हमने 5 किलो राशन किसानों को 80 करोड़ जनता को दिया, इसमें केंद्र सरकार की फैक्ट्री से अनाज नहीं उपज रहा था, ये फैक्ट्री के अनाज नहीं थी, ये किसानों का मेहनत था जिसने भारत को कोरोना काल में भी 80 करोड़ जनता को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ने अनाज दे के वाहवाही लूटने का काम किया। इसका श्रेय किसानों को जाता है। तो किसानों का जो एमएसपी का डिमांड है, 3 कृषि काले कानून है, और जो मजदूरों का लेबर कोड लगातार हनन करे, उसका हत्या करे, उसको हम लोग लगातार आंदोलित, लगातार संघर्ष करते रहेंगे।
1925 से हम बात करेंगे तो 1925 में अगर सीपीआई की बात करें तो लगातार ऐसे हैं जो कई मंचों पर नजर आते हुए दिखे हैं। लेकिन किसानों की बात है, किसानों को अगर कोई भी तकलीफ होता है या दोहरी नीति अगर सरकार अपनाती है तो उसके खिलाफ सीपीआई लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीपीआई की जो जनाधार है धीरे धीरे कम होती गई? क्या उम्मीद है कि 2025 में अगर फिर से 2000 बात करें तो 1925 वाली स्थिति वापस आएगा? देखिए, आपने सही सवाल उठाया है और सवाल बहुत मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि हमारे जनाधार में गिरावट आई है। हमारा जनाधार खत्म नहीं हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जिस हिसाब से हमें विपक्ष की भूमिका में सड़कों पर का आंदोलन करना चाहिए था, हम करते हैं, लेकिन उसका जो हमारा श्रेय लेने का होता है, हम कई बार घटक दलों के साथ जो मिलकर काम करते हैं, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कि 2004 में वामपंथी पार्टियां ने जब यूपीए सरकार को सत्ता में लाने का काम किया, 64 सांसद थे हमारे, उसके बावजूद हमने यूपीए सरकार 1 और 2 का 1 में जो हमने काम किया, तो उसी समय आप देखिएगा ना, कानून बने हैं, राइट टू एजुकेशन बना, झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ, आप देखेंगे कि राइट टू वनोबाज का जो भूमिका रहा थी, कई ऐसे या पंचायत का चुनाव जो हुआ, ये यूपीए 1 की, जिसमें लेफ्ट पार्टियों के दबाव में वामपंथी सीपीआई की भूमिका जो थी लोकसभा में, उन भूमिका के कारण कई कानून बने जो जनता के हित में कानून है, जिससे आज जनता समझती है कि हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जो मांगते हैं कानून 2005 में जो लागू हुआ था। हमने सरकार को कहा था कि हम कैबिनेट में नहीं जाएंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन इन किन कानूनों को आपको लाना होगा? मनरेगा हो, जो मनरेगा 100 दिन का रोजगार हमने कहा था गांव में उपलब्ध कर, हमारा नारा ही था कि हर नौजवानों राइट टू जॉब का गारंटी सरकार की करना होगा। ये हमारे एजेंडा में था। हमने उस समय सरकार में समर्थन किया तो सरकार से लागू कराने का काम किया। अजय जी, लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों में आपस में जो फूट हुई है, टूट टूट कर टुकड़े में जो बटे, उसका कारण भी लेफ्ट का हार का कारण बन रहा है? देखिए, ये लोकसभा ये क्या बोलते हैं, जनतंत्र है, और जनतंत्र में हर आदमी को अपना अधिकार रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे नेतृत्व में काम हो। विचारधारा की जब लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं जब टकराहट होती है तो लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। इससे लोकतंत्र में एक बात मैं कहता हूं कि आम आवाम को जो फायदा मिलना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी जब टुकड़े में हुई तो आप देख रहे हैं कि महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जब हम सदन में रहते थे तो लगातार इन सवालों को लेकर लड़ते थे। तो मैं कह सकता हूं कि हम जब सड़कों पर रहते हैं तो सदन भी हिलता है। तो सड़क से जो हमारी लड़ाई थी, हाँ, नुकसान होता है, जरूर नुकसान होता है। वामपंथी दल अगर एकजुट होकर रहते तो आज बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती थी, और हमेशा मजदूरों, किसानों, जो नौजवानों का सरकार रहती, इस देश में रहता, और हम कहां से कहां जाते हैं, ये बड़ी बात होती। क्योंकि इस देश में विचारधारा की अगर लड़ाई लड़ता है तो अगर कम्युनिस्ट है तो आरएसएस की और कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है, वही दो विचारधारा में देश अभी भी चल रहा है। अभी भी हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, आम आवाम के समर्थन में विचारधारा, आम लोगों का विचारधारा का समर्थन है। हम मजदूरों, किसानों की बात करते हैं, हम किसी और चीज की बात नहीं करते, हम हक अधिकार की बात करते हैं। और विज्ञान, हम कहते हैं, हमारा नारा है पढ़ो और लड़ो और समाज की कुरीतियों को बदलो। हम यही सब बातें रखते हैं जनता के बीच। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब देश में या किसी राज्य में किसान का आपत्ति हो या किसी मजदूर का शोषण हो, तो ऐसे में लेफ्ट पार्टियां सड़क पर उतर करके आंदोलन करती है। सीपीआई भी लगातार मजदूरों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करती रही है, चाहे वो मामला सदन का हो या फिर मामला सड़क हो। लगातार अब ऐसे मुद्दे पर फोकस करती नजर आई है और कहीं ना कहीं सरकार को ये चेताने और समझाने का काम कही कि अगर मजदूरों का शोषण होता है तो सीपीआई आगे बढ़ करके सदन से लेकर सड़क तक इसका आवाज बुलंद करेगी। कल 26 दिसंबर, ऐसे में कह सकते हैं कि 1925 में 26 दिसंबर के ही दिन
सीपीआई का गठन हुआ था। उसके बाद पूरा देश में सीपीआई का जो अपना बोलबाला था वो चल पड़ा था। यानी कल 100वीं जन शताब्दी, और ऐसे में रांची के प्रदेश कार्यालय में 100वीं जन शताब्दी मनाया जाएगा। उस मौके पर तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस मौके पर तमाम प्रदेश के बड़े नेता भी शामिल हो गए। इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।